हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है हमारे पास। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। आपके सामने मास्टर कंट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है बेटा? तो आपने बीएससी क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज ए परफेक्ट अब्जॉर्बर। उसको हम ब्लैक बॉडी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, रेफरेंस मैंने दे दिया है, जहाँ पे आप जहाँ से मैंने फिगर्स और टेक्स्ट वगैरह ले रखा है, वहां से आप देख सकते हैं अगर डिटेल वगैरह चाहिए तो एट थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जो बॉडी परफेक्ट अब्जॉर्बर अब्जॉर्बर का काम करेगी, वही परफेक्ट emitter का भी काम करेगी। तो thermodynamical equilibrium के corresponding the rate at which black body absorbs radiation will emit also. So a good absorber is always a good emitter. तो ये रूल थंब रूल हमेशा याद रखिएगा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है बेटा आपको। तो जो भी अच्छा emitter होता है वही अच्छा absorber भी होता है। तो ब्लैक बॉडी बनाने का बेसिक आइडियलाइजेशन तरीका क्या है? नेचर में ऐसा कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, परफेक्टली हो नहीं सकती। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने के लिए आइडियलाइजेशन पिक्चर क्या हो सकती है कि एक छोटा सा होल कर दीजिए ब्लैक बॉडी के अंदर, कोई भी परफेक्टली डार्क मटेरियल ले लीजिए जहां से लाइट जो है ना एस्केप कर सके। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अगर इसके अंदर एंटर करेगी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो दैट इज ए बेसिक आइडियलाइजेशन पिक्चर ऑफ दी ब्लैक बॉडी। तो 100% अब्जॉर्प्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती यहाँ पे। सो वन कैन कंस्ट्रक्ट अ क्लोज रियलाइजेशन। तो क्लोज रियलाइजेशन आप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी हुई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कॉरस्पॉन्डिंग बता ही दिया कि ब्लैक बॉडी परफेक्ट अब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर का दोनों का काम करेगी। तो परफेक्ट अब्जॉर्बर जो होता है उसका स्पेक्ट्रम अगर आप स्टडी करोगे तो वहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्ट अब्जॉर्बर जो है ब्लैक बॉडी है, उसका मिशन स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ आपके सामने मिल जाएगा बेटा। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो इसी ग्राफ से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जो एक्सपेरिमेंटल जो लॉज है, जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है या स्टीफन्स लॉ है, वो दोनों ही एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वो इसी पिक्चर से निकल के आते हैं। तो दीज ग्राफ्स, इस ग्राफ से हमारे पास क्या पिक्चर के निकल के आती है? हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है? एक वेवलेंथ है, एक टेम्परेचर दे रखा हुआ है, एक इंटेंसिटी है और एक एरिया अंडर दी कर्व है। तो पहली दो पैरामीटर जो है वेवलेंथ एंड टेम्परेचर जो है, इन दोनों को रिलेट कौन करता है? करता है बेटा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करेंगे। दूसरा पैरामीटर कौन सा है? पावर, मतलब इंटेंसिटी एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एरिया अंडर दी कर्व और टेम्परेचर। इन तीनों को कौन रिलेट करता है? दैट इज रिलेटिंग स्टीफन्स लॉ। तो दो अलग अलग लॉ एक ही ग्राफ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से इनको बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है बेटा? वेवलेंथ एंड टेम्परेचर का रिलेशन बता रखा है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उसी हिसाब से उसकी जो वेवलेंथ ऑफ एमिशन है वो भी कम होती जाती है। तो उसके हिसाब से उसको देखा देखा जा सकता है। तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही है। तो टेम्परेचर 5000 है तो वेवलेंथ ज्यादा शॉर्ट है एज कम्पेयर टू 4000, 3000 और 2000। मतलब वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि लैम्डा इनटू टी इट्स मस्ट बी ए कांस्टेंट। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय 2.898 इनटू 10⁻³ मीटर केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू वगैरह निकल के आ जाती है। इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। एग्जाम में हो सकता है इसकी वैल्यू आपको दे दी जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू वगैरह ना दी जाए। तो ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास इसके रिलेशन वगैरह आ जाते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम की मतलब क्या हो गया? लैम्डा मैक्सिमम जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन टेम्परेचर। अगर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर बॉडी जो है अगर एमिशन स्पेक्ट्रम देती है, अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको लैम्डा मैक्सिमा का नाम दे दिया जाता है। तो लैम्डा मैक्सिमम इज एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन टेम्परेचर। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो आज का जो क्वेश्चन है उसमें भी लैम्डा मैक्सिमम एंड टी को ही रिलेट किया गया है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही वहां पे क्वेश्चन है। तो इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? तो अगर हमारे पास टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार्स के कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम ऑफ दैट रेडिएशन दे एमिट। मतलब अगर कोई डिस्टेंट स्टार है, हमारे पास कोई स्टार है, अगर उसका हमें वेवलेंथ स्पेक्ट्रम मिल जाता है, मतलब उसका एमिशन स्पेक्ट्रम हमें पता चल जाता है, तो उसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं जस्ट लाइक सन।
दूसरा लॉ जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरिया अंडर कर्व से रिलेट करता है, उसको हम स्टीफन लॉ की बात कर देते हैं। स्टीफन्स लॉ में क्या होगा कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिसाइड करेगा पावर कितनी होगी। तो पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज गिवन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर बाय अ रिलेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर 4। तो टी रेज़्ड टू पावर 4 का रिलेशन है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये। तो टोटल पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी emitted across the entire spectrum of the wavelength at a given temperature is given by Stephen's law। तो कोई स्टार कितनी पावर रेडिएट कर रहा है वो कौन रेगुलेट करेगा? इट विल बी गिवन बाय टी रेज़्ड टू पावर 4। तो उसका टेम्परेचर डिसाइड करेगा वो पार्ट। तो टोटल पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द कर्व। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का एरिया अंडर द कर्व वो डिसाइड वो मैं इंडिकेट कर देगा। तो जैसे ये देख सकते हैं 2000 केल्विन के ऊपर एरिया अंडर द कर्व कम है, यहाँ पे 3000 केल्विन के ऊपर एरिया अंडर द कर्व बढ़ता ही जा रहा है, और 4000 के ऊपर उससे भी ज्यादा है, और 5000 के ऊपर उससे भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया अंडर द कर्व होगा, सॉरी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एरिया अंडर द कर्व होगा, और उतनी ही ज्यादा वो पावर रेडिएट करेगा। सो हमारे पास P is proportional to T raised to power 4, P is proportional to area of the surface of the star। तो एरिया अंडर द कर्व नहीं है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो जो पावर रेडिएटेड रहेगी पावर बाय अ ब्लैक बॉडी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड पावर 4, और इट विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू एरिया सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। और उसके साथ एक कांस्टेंट निकल के आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उसको भी आपको रिमेंबर रखना पड़ता है। कई बार एग्जाम में बता देते हैं, कई बार आपको नहीं बताया जाता है। तो पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय सिग्मा कांस्टेंट एरिया ऑफ द सरफेस एंड मल्टीप्लाइड बाय टी रेज़्ड टू पावर 4। तो ये हमारा स्टीफन्स लॉ बन जाता है बेटा। जो हमारे पास इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट की, दैट इज 5.670 इनटू 10⁻⁻⁸ वाट, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन रेज़्ड टू पावर 4 यहाँ पे दे रखा होगा बेटा। सो हमारे पास दे रखा हुआ है, ठीक है जी। तो स्टीफन्स लॉ नेबल्स क्या करता है मेरे बेटा, हमारे पास अगर हमें सन की एनर्जी का प्रोफाइल चाहिए तो हमें उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। तो स्टीफन्स लॉ क्या बताएगा? हाउ मच एनर्जी अ स्टार इज रेडिएटिंग बाय रिमोटली मेजरिंग इस टेम्परेचर। तो अगर हमें सन का टेम्परेचर पता चल जाता है तो उसकी रेडिएटेड पावर पता चल जाएगी, या फिर अगर पावर रेडिएटेड वगैरह पता चल गई है तो हमें उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। जैसे हमने बीएससी में न्यूमेरिकल दे रखे हैं कि हमारे पास पावर रेडिएटेड वगैरह पता होती है, तो हमें वहां से क्या होता है, हमें पूछा जाता है कि सन का टेम्परेचर बताइए। तो 6000 डिग्री के सेल्सियस के आसपास आता है, बिकॉज वो क्या होता है बेटा, उसका सरफेस टेम्परेचर होता है। तो सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री के आसपास ही होगा। तो अब हम बात करते हैं दो एक्सपेरिमेंटल लॉज और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, जो आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आज को डिस्कस करते हैं वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम मिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो पहली बात कि ब्लैक बॉडी का नाम आ गया, वेवलेंथ मैक्सिमम मिशन पता चल गई, क्या कितना टेम्परेचर है 2897 पता चल गया, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लैम्ब्डा हमें पता चल गया 1 माइक्रोमीटर है, टेम्परेचर कितना है 2897 है, केल्विन दे रखा हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर सेट ये हो गया, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी हुज वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम मिशन। दूसरा पैरामीटर सेट दे दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, टेम्परेचर हमें ढूंढना है, ये चीज हमें पता करनी है, ठीक है जी। दूसरा पैरामीटर सेट ये हो गया। अब हमें कांस्टेंट वगैरह की किसी की वैल्यू यहाँ पे नहीं बता रखी। पहले पैरामीटर सेट से क्या निकालेंगे बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू। अगर डायरेक्टली रिमेंबर रख लोगे तो भी ठीक, अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो भी ठीक। तो आपने इनडायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन में हिंट दे दिया हुआ है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिमेंबर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो लेकिन आई विल प्रेफर कि मैं इसकी वैल्यू रिमेंबर रखूं, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, इसमें कोई कैच नहीं है। तो दूसरे पैरामीटर पहले पैरामीटर सेट से आप लैम्डा इनटू टी की वैल्यू निकाल सकते, लैम्डा इनटू टी की वैल्यू डालिए और आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। तो लैम्डा 1 माइक्रोमीटर, जैसे मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, टी इज 2897 केल्विन है। तो लैम्डा इनटू टी निकालने की कोशिश करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। आइदर यू कैन रिमेंबर इट और you can derive it, depends on how much time you can devote to this question in your exam। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब हमने निकालना है दूसरा पैरामीटर सेट, उसमें से हमारे पास क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है मैक्सिमम मिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। टेम्परेचर हमने निकालना है, सिंपल सा रिलेशन है, उसमें से हमारे पास टेम्परेचर निकालिए तो टेम्परेचर निकल के आएगा 5794 केल्विन, जो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए है यहाँ पे दे रखी हुई, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए हमारे पास 5794 निकल के आता है। बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी
गलत हो गया, ए एंड सी क्लोज थे लेकिन दोनों में एक डिजिट का फर्क है बेटा। एक में 5794 है, एक 579.4 है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज नॉट। सो हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला न्यूमेरिकल था, स्टीफंस लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। सो ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपके लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।